मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना बीएफए में मॉड्यूल बी स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ए, सी और डी ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी मॉड्यूल बी थोड़ी लंबी चैप्टर है, लंबी यूनिट है। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं और सबसे ज़्यादा इसमें बेसल पे फोकस है, बेसल। ठीक है, तो ये हो सकता है लंबा खिंच जाए, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा जल्दी निकाल दूँ, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड है जून और जुलाई में एग्ज़ाम है CAIIB के। ठीक है, तो इसलिए इसको कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट करें। ये मॉड्यूल व्यू में देखिए, यहाँ पे टोटल 8 यूनिट है। रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सबसे लंबी चैप्टर ये है। रिस्क एंड बैंकिंग बिजनेस, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बेसल 3 फ्रेमवर्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं। सबसे पहला हमारा जो यूनिट है वो यूनिट 8 है, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। रिस्क क्या है और बेसिक रिस्क क्या है, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें जो दिया हुआ है, व्हाट इज रिस्क, क्वेश्चन यही है रिस्क। उसके अलावा कैपिटल और रिटर्न, वाई रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, बैंकिंग में तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, लास्ट में वही लेट अस सम अप कीवर्ड्स, टर्मिनल्स, आंसर्स योर क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा अभी चूंकि समय कम रह गया है तो लाइन टू लाइन तो नहीं चल पाएंगे। पहले मैंने कोशिश करी थी लाइन टू लाइन चलने की, लेकिन चूंकि समय ज़्यादा ले रहा है तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे इसको। इसमें ऑब्जेक्टिव में जो कह रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क देखेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंकेज अमंग द रिस्क। ठीक है, कैपिटल एंड रिटर्न, वाई रिस्क इज नीड टू मैनेज, रिस्क क्यों मैनेज किया है, रिस्क क्या है, व्हाट इज रिस्क। सबसे पहला चीज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिस्क। इन मोस्ट केसेज, यहाँ कहता है ना, वी डिजर्व ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिविएशन इन व्हाट वी हैव अचीव एंड व्हाट वी हैड प्लान्ड। हम कोई चीज अचीव प्लान करते हैं ना, उसके अगेंस्ट में क्या अचीव हुआ। ठीक है, और व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। तो इसी में क्या, दिस अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। किस लिए आता है, इसी अनसर्टेनिटी की वजह से। विद द स्टेप दैट वी अंडरटेक इन द प्रोसेस और वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स that influence and process that are necessary to achieve our planned। तो ये क्या है, हम लोग एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो हमारा क्या होता है, गोल को अचीव करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, से वी हैव कीप एन अपॉइंटमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रीच ऑन टाइम, बट इन ऑर्डर टू कीप द अपॉइंटमेंट वन हैज टू गेट रेडी वेल इन टाइम। सबसे बड़ा क्या होगा, अगर आपको समय पर अपॉइंटमेंट में जाना है तो समय से आपको तैयार होना पड़ेगा। अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, travel to distance, place of appointment. All these factors are inseparably associated with the process of reaching the place of appointment. ठीक है, there are uncertainty associated with all of them. One many get ready early or delayed, transport may become available well in time, और there may be difficulty and delay in getting it. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, ये uncertainty है ना, the uncertainty associated with the factors do not hurt him, but this uncertainty may also become instrumental to one's failing to reach in time। ठीक है, समय से नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल केस हो जाता है। इन अदर वर्ड, देयर इज अ रिस्क फॉर रीचिंग। अब इसमें क्या आ गया, रिस्क आ गया ना, देयर इज अ रिस्क of reaching late for the appointment, which is due to uncertainties associated with the factors mentioned above. These factors are risk element or contributors to the uncertainty. Risk would arise when these uncertainty affect adversely। ठीक है, ये कहता है वी में डिफाइन। अब क्या रिस्क किसे कहेंगे, रिस्क एज अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम। किस में आता है, एडवर्स आउटकम में आता है। एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन। Financial risk are uncertainty result in adverse variation of the profitability और outright loss। ठीक है, तो रिस्क किसे कहते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी है रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम। ठीक है, तो रिस्क किसे बोलते हैं। एज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो एंड आउटफ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आता है, जो हमारा कैश फ्लो है, हमारा आउटफ्लो है, उसके बीच की जो डिफरेंस है। ठीक है ना, खर्चे काट के
तो वो क्या है, उसी से प्रॉफिट और लॉस डिक्लेयर होता है। तो इसमें कहता है एनी अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑल्सो क्रिएट अनसर्टेनिटी इन नेट कैश फ्लो और प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इसमें कोई भी चेंजेस अगर हो गया, ठीक, और तो क्या होगा, हमें लॉस हो सकता है। फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी इन कैश फ्लो एंड आउटफ्लो आर रिस्क एलिमेंट। ये जो अनसर्टेनिटी का केस है ना, वहाँ कहाँ किसके कारण होता है, रिस्क के कारण। इन अ सिंपल केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस that involve purchase of goods for sale with some administrative and transportation cost, cash inflow would arise from the sale. Variation in sale volume and unit price realization would create uncertainties in cash flow. Similarly, cash outflow would arise from purchase and administrative transportation cost, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्क। अब यहाँ पे एक चीज है, विच आर द रिस्क फैक्टर और रिस्क एलिमेंट, ठीक है। अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द रिस्क एलिमेंट, ठीक है। कोई भी अनसर्टेनिटी किससे एसोसिएटेड होती है, रिस्क एलिमेंट से। इम्पैक्ट द नेट कैश फ्लो और एनी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो टेक प्लेस, ठीक है। कैश फ्लो वेरिएशन आता है। दिस कुड बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल। दिस पॉसिबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इज ऑफ बिजनेस इज द रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर यहाँ कहता है, देखिए, लोअर रिस्क इम्प्लाइज लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट। अगर लोअर रिस्क है तो क्या है, आपकी नेट नेट कैश फ्लो में क्या है, लोअर वेरिएबिलिटी होगी विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। हायर रिस्क वुड एम्प्लाई हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड। जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ही आपके उसमें उतार चढ़ाव होंगे। यहाँ पे एक केस दिया है, इस रिटायर्ड पर्सन हैव इन्वेस्टेड 1 लाख एट द रेट 6.50% payable half yearly in RBI bond has a maturity of 5 years. The gentleman will receive interest 3250 half year and receive back the principal after maturity is over. The cash flow associated with the said investment, as all know, don't have any uncertainty associated with it. ठीक, अब आरबीआई के बॉन्ड में रिसीव किया तो उसके साथ अनसर्टेनिटी कुछ तो है नहीं, लेकिन इन अदर वर्ड दिस इज रिस्क फ्री और जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट और द पीरियड इट इज इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, रिस्क रिस्क नहीं है ना, नो रिस्क है। तो नो रिस्क है तो आपको रिसीविंग भी कम मिल रही है, ठीक है, यील्ड कम मिल रहा है आपको। तो इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट इन्वेस्टमेंट बिंग रिस्क फ्री रिटर्न आर लोअर। रिटर्न क्या होती है, लोअर होती है कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो कहता है जीरो रिस्क वुड एम्प्लाई नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, ठीक है। जीरो रिस्क अगर है तो क्या वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगी। रिटर्न ऑन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट वुड बी लो एज कंपेयर टू द अदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट। अब कहता है लिंकेज अमंग द रिस्क कैपिटल एंड रिटर्न। अब ये लिंकेज कैसे करेंगे रिस्क कैपिटल एंड रिटर्न के ऊपर। द अबव समराइजेशन आल्सो इनेबल अस टू डिटरमाइन द की ड्राइवर्स इन द मैनेजिंग बिजनेस। These also give a linkage with the capital requirement for carrying out the business. A business with wide variation in net cash flow would be business with higher risk. अब कोई बिजनेस है उसमें वाइड वेरिएशन है तो उसमें हाई रिस्क भी होगी। प्रॉफिट पोटेंशियल एंड लॉस पॉसिबिलिटी वुड आल्सो बी हायर इन सच बिजनेस ड्यू टू हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो। कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड आल्सो बी हायर बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस, ठीक है। ज्यादा कैपिटल चाहिए ना, तो हायर पॉसिबिलिटी होती है लॉस की। तो सिमिलरली a business with the lower variation in net cash flow would be business with lower cash, lower risk। लो रिस्क है तो उसको क्या चाहिए, लेस कैपिटल चाहिए। तो प्रॉफिट पोटेंशियल एज वेल एज द लॉस पॉसिबिलिटी वुड बी लोअर इन सच बिजनेसेस ड्यू टू लो वेरिएबिलिटी ऑफ नेट कैश फ्लो। कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी also be lower because of the lower losses। तो दिस इज ए बेसिक लिंकेज बिटवीन रिस्क एंड कैपिटल। ये क्या है, इसी को बेसिक लिंकेज कहते हैं रिस्क एंड कैपिटल के बीच का। तो यहाँ एक कहता है दस द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस वुड बी इन रिलेशन टू द रिस्क। तो
जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट होती है बिजनेस में वो किससे होती है, रिस्क एसोसिएटेड होता है विद द बिजनेस। टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न लिंकेज लेट अस टेक एग्जांपल। एग्जांपल दिया हुआ है। देयर आर टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिफोर यू। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट ओवर 5 ईयर पीरियड आर गिवन बिलो। यहाँ देखिए कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1 में 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख सब में मिला के ओवरऑल 30 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 में 3 इयर्स 9 लाख 5 लाख। देखें 3 इयर्स में क्या है, पॉजिटिव है, उसके बाद क्या है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाकी एक के साथ निगेटिव है। इफ यू इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोथ दीज इन्वेस्टमेंट यील्ड ₹30,000 ओवर 5 ईयर पीरियड रेट 12% से। दोनों में क्या है, 30,000 रुपया मिल रहा है 5 ईयर्स में 12% सिंपल रेट से। Assuming that initial investment of ₹15,000. From the return of investment point of view, both the investment are equal. But initially, without going into the arithmetic, one is more likely to prefer investment one. कोई भी prefer करेगा इसको. This is because the steady stream of cash flow associated with the it. क्योंकि क्या है, इसमें steady growth है, एकदम लगातार आ रहा है. Investment two would have a chance to become equally acceptable, provided return on it is higher than what it is now, that is 14%। मान लीजिए अभी 12% पे दोनों को दिया ना, तो यहाँ तो ठीक है सेट हो गया, लेकिन क्या सेकंड इन्वेस्टमेंट कब कंसीडर करेगा कोई, जब इसमें हायर इंटरेस्ट रेट होगा। तो कहता है व्हेन वी कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कंपेयरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में नॉट लीड अस टू करेक्ट कंक्लूजन। Return net on risk would be proper basis of comprising investment. In other words, risk is a business or investment is netted against return from the it. This is called risk. Risk किसे कहते हैं, यही इसी को risk कहते हैं। Adjusted, this is called risk adjusted return on investment, ठीक। अब यहाँ देखिए when we compare two investments options, comparing the return on investment may not lead us to a correct conclusion as risk associated with these investment may differ. It would be desirable to account for risk as well. Return net of risk would be proper basis of comprising investment. In other words, risk in a business, किसी बिजनेस में जो रिस्क है और इन्वेस्टमेंट इज नेटेड अगेंस्ट द रिटर्न, ठीक है। रिटर्न के अगेंस्ट में नेटेड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। The risk-adjusted return happens to be the key factor for investment decision of the investors. Therefore, the key driver in managing a business is seeking enhancement in risk-adjusted return on capital (ROC). The higher the ROC, जो आपका रिटर्न हायर द ROC, the higher the reward of investors. ज़्यादा अच्छा मिलेगा इन्वेस्टर्स को रिवार्ड, shareholders, and more preferable such investment would be to the market, the return on equity which is computed from the, मतलब आप देखिए रारोक जितना ही आपका बढ़िया होगा उतना ही रिटर्न आपकी आएगी, ठीक। In other words, capital requirement of a business or revenue model would depend upon the risk associated with the business or the revenue model adopted by the business, and the expected return on the investment would also factor the risk associated with। कहता है इन अदर वर्ड द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और रेवेन्यू मॉडल के लिए वो डिपेंड अपॉन द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। इसके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क जो एसोसिएट है बिजनेस और द रेवेन्यू मॉडल अडॉप्टेड बाय द बिजनेस, एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट विल आल्सो फैक्टर। ये भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा कहता है, अब चीज छूट रहा है फ्रेंड्स, हाँ, The higher the risk in a business model, the higher would be the capital required. जितना ही रिस्क होगा उतना ही कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, and the return expectation. The reverse is also true. This is a linkage between risk, return and capital. ठीक है, सब एक दूसरे के लिंक किए हुए हैं। अब कहता है why risk need to be managed, रिस्क हमें मैनेज करने की जरूरत क्या है।
कहता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो टेक प्लेस। दिस वेरिएशन कुड आल्सो बी फेवरेबल, क्या हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है। तो पॉसिबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट, तो हमको इसी को चेक इन करना है, चेक, ठीक है। तो unfavorable impact is the risk of the business. However, it should be understand that the unfavorable impact of the uncertainty or risk in a business is not constant और fixed magnitude। ये क्या होता है, कोई भी रिस्क जो है कांस्टेंट रिस्क थोड़ी होती है, वो क्या होता है, वेरिएबल होती है। इट कैन बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी एडवर्स वेरिएशन इन अनसर्टेन रिस्क। टू क्लैरिफाई द पॉइंट, यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जांपल, देखिए। ये उसी का उदाहरण है, इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में फ्रेंड्स। यहाँ जो कहता है, द criticality of the risk management in the management process for any organization become apparent when viewed from the angle of very survival of an organization, particularly in severely adverse business situation। ठीक है। In such situation, the cash flow are affected and losses may be high enough to wipe out capital employed in business, resulting in bankruptcy। ठीक है। Such a situation may be avoided if the loss potential of a business can be controlled. The loss potential of a business is strongly correlated to the uncertainties of the business factor as it is outcome of their adverse impact. There is a probability of loss associated with all the risks. सभी रिस्क के साथ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी एसोसिएटेड होती है। दिस इज फैक्टर्ड इनटू प्राइसिंग। ये किसमें, प्राइसिंग में झलकता है ना, जितना ये रिस्क ज्यादा होगा प्राइसिंग उतनी हायर होगी। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस which not only identify various risks in the business or revenue model but estimate the probability of loss associated with the such risk। अब यहाँ पे कहता है सम अप, देखिए इसका, we may define risk as a uncertainty resulting in adverse outcome, adverse relation in planned objective or expectation। Financial risk are uncertainty resulting in adverse variation of the probability and outright losses। Uncertainty associated with the risk element impact the net cash flow of any business or investment। Under the impact of uncertainty, variation in net cash flow take place। ठीक है। This could be favorable or unfavorable। अब ये देखिए, जीरो रिस्क हम लोगों ने पढ़ा ना, जीरो रिस्क वुड इम्प्लॉय नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। जीरो रिस्क है तो क्या होगा, कैश फ्लो में कोई वेरिएशन नहीं होनी है। लोअर रिस्क इम्प्लाई लोअर वेरिएबिलिटी ऑफ नेट कैश फ्लो। हायर रिस्क जितना ही होगा उतना ही हायर साइड में अपसाइड डाउन साइड पोटेंशियल होंगे। इसको फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ लगा रखा। वो कहता है बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, हमारा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो कहता है बेसिक कंसिडरेशन that should be taken into account for designing the risk management framework in an organization are as follows। पहला, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज ए मेजर कंसर्न फॉर द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, किसी मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, सबसे मेजर कंसर्न होता है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस emanates from the top management and the main challenge is centers on the facilitating implementation of risk and business policy simultaneously in a consistent manner। Modern best practice consists of setting risk limit basis based on the economic measures of the risk while ensuring। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट ऑफ रिस्क
begins with their identification. कहाँ से शुरू होता है? identification and quantification. It is only after risks are identified and measured that we may decide to accept the risk. हमें रिस्क को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, और एक्सेप्ट द रिस्क एट ए रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है, या कम लेवल पे करना है, by undertaking steps to mitigate the risk either fully or partially. In addition to pricing of the transaction should be accordance with the risk content of the transaction. Risk management happens to the job that requires special skills and has objective which is more oriented towards the control aspect of the business. It requires separate setup in the organization. अब देखिए, response to the consideration of calls for risk management framework in an organization that has well articulated process covering following areas. अब देखिए क्या है, रिस्क जो भी है, रिस्क मैनेजमेंट को जो फ्रेमवर्क होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको फॉलोइंग एरिया देखना होगा। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पहले दूसरा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तीसरा रिस्क मेजरिंग, चौथा रिस्क प्राइसिंग, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और फिर रिस्क मिटिगेशन। ये काम करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद रिस्क का आइडेंटिफिकेशन होगा, रिस्क की मेजरमेंट होगी, रिस्क का प्राइसिंग होगा, रिस्क की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होगी, और उसके बाद रिस्क मिटिगेशन होगा। अब कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है रिस्क मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके लिए कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या है, रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड होती है। द कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप्स होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क करने। द बोर्ड आर्टिकुलेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, एग्रीगेट रिस्क लिमिट्स, रिव्यू मैकेनिज्म एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज ए बोर्ड लेवल सब कमिटी। ये बोर्ड लेवल की सब कमिटी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विथ रिगार्ड टू द रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड फॉलोइंग। पहला, सेटिंग गाइडलाइंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। दूसरा, इंश्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म दी पॉलिसीज, ठीक है। फिर क्या आता है? सेटिंग ऑफ प्रूडेंशियल लिमिट एंड देयर पीरियोडिकल रिव्यू, इंश्योर robustness of the risk management model, ensure proper manning in the process। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग भी करनी होगी ना। अब यहाँ पे कहता है द कमिटी ऑफ द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज। जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिस्क जो होती है ना, रिस्क पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करें simultaneously in consistent manner and decide on the business strategy to achieve those objectives। These also set up the operating prudential limit। ये क्या करते हैं? फिर किसी किसी पे लिमिट सेट कर देते हैं, प्रूडेंशियल लिमिट, ठीक है। रिव्यू अथॉरिटी फॉर लाइन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप एनालिसिस, monitors and report of the risk profiles to the committee of senior level executives। It is also examine the various possible changes। ये क्या करती है? various possible changes को एग्जामिन भी करती है in the market variables and recommend the action needed। The group is also responsible for critical function of the independent risk monitoring, measurement, analysis and reporting। रिस्क आइडेंटिफिकेशन है दिया हुआ है। अब देखिए, नियरली ऑल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन जो हमारा है, सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफाई करना है रिस्क को। नियरली ऑल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन वुड हैव वन और मोर और मेजर रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क with their manifestation in different dimensions, ठीक है। कहता है although all the risks are contracted in at the transaction level, certain risks such as liquidity। अब ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन लेवल पे कॉन्ट्रैक्टेड है, बट कुछ जो है ना, जैसे लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क आर मैनेज एट द एग्रीगेट और पोर्टफोलियो लेवल। ये पोर्टफोलियो लेवल पे मैनेज किए जाते हैं। Risks such as credit risk, operational risk and market risk arises from the individual transaction। ये कहाँ से arise होती है? Individual transaction are taken cognizance at the transaction level as well as the portfolio level। दोनों लेवल पे लिए जाते हैं, operational risk, market risk and credit risk, ठीक है। Aggregate risk determines
कैपिटल नीड्स, कैपिटल की जरूरत होती है एग्रीगेट रिस्क में। परफॉर्मेंस ऑफ बैंक एट एग्रीगेटेड लेवल इन टर्म्स ऑफ द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दैट इज जनरेट is the key corporate issue. Therefore, risk preference as well as the total enterprise would risk as a corporate level issue. ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है in essence risk identification consists of the identifying various risks associated with the risk taking at transaction level. ट्रांजेक्शन लेवल पर जो भी है ना इसकी आइडेंटिफाई हो जाती है एंड एग्जामिनिंग देयर इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट को एग्जामिन करना है ऑन द पोर्टफोलियो एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो. As we would see later, risk content of the transaction is also instrument in pricing and exposure as a risk adjusted return is the key driving force for management of the banks. ठीक है ना. यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए. अच्छा ये क्या क्या है यहाँ पर थोड़ा देखिए. इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर टाइम रिस्क वुड आल्सो, अगर डिफॉल्ट होता है बोरोवर से वहां पर क्या राइज होता है टाइम रिस्क. जैसे डिपॉजिट वुड बिकम पेबल एट द एंड ऑफ 3 years. ठीक है, wherever the loan would stand repaid within extent of 50% only, assuming that there is no default. At the end of 3 years, the bank will face funding risk. फंडिंग रिस्क फेस करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट 3 years का है, इसने लोन जो दे रखा है एक्सटेंड ऑफ 50% उस समय तक होगा, तो डिपॉजिट तो मैच्योर हो जाएगी, इधर विड्रॉ कर सकता है या नॉन रिन्यूअल हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक को जो है फंडिंग रिस्क का इशू बनेगा. इन केस देयर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर, अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर गया तो क्या आएगा, टाइम रिस्क ऑल्सो राइज. दिस वुड बी लिक्विडिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द, इसके साथ क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क भी आएगी. तीनों रिस्क एक साथ में यहाँ पर क्लब हो गए. अब कहता है द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज लिंक्ड टू द बीपीएलआर. ठीक है, बैंक वेयर इज डिपॉजिट कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बीपीएलआर से लिंक है. बीपीएलआर से लिंक है तो बीपीएलआर जब भी चेंज होगी ये इंटरेस्ट रेट ऑफ एसेट्स का हमारा चेंज हो जाएगा. जबकि एफडी आपने दिया है तो फिक्स रेट पे है. इफ बीपीएलआर वेयर, इफ बीपीएलआर वेयर देखिए यहाँ पे कहता है इफ बीपीएलआर वेयर reduced during the first 3 years. ठीक है, पीरियड बेसिक बेसिक रिस्क आपका राइज होगा आफ्टर 3 years ऑफ पीरियड, जब आपकी डिपॉजिट आइदर रिन्यू नहीं होगी चाहे वो विड्रॉ कर जाएगा. When the question for funding of the loan would arise, deposit may remain the same, so the transaction would face gap or mismatch risk. ठीक है, at the end of 3 years. As the loans get repaid, the repayment proceeds have to be deployed elsewhere. The rate at which this may be done may not be at par with the interest rate being charged on the loan. As a result, the bank would face reinvestment risk. अब यहाँ पे क्या हो गया, रीइन्वेस्टमेंट, जो पैसे आ गए तो उसके बाद जो है रीइन्वेस्टमेंट का भी रिस्क राइज होगा. देयर वुड ऑलवेज बी पॉसिबिलिटी दैट द लोन अमाउंट इज प्रीपेड, ठीक है, और डिपॉजिट अमाउंट इज विड्रॉन प्रीमेच्योरली, एडिंग टू द रिस्क एज इम्बेडेड. जब भी प्रीपेमेंट हो जाएगा या प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा या डिपॉजिट विड्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा, इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क. This would be interest rate risk associated with the transaction. In addition, there would be a default or credit risk and operational risk in the transaction. The transaction would also impact risk at the aggregate level, but it may be noted that the incremental risk in the portfolio may be less than the risk taken at transaction. नेक्स्ट है रिस्क मेजरमेंट. रिस्क तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और रिस्क का मेजरमेंट कैसे होगा. रिस्क मैनेजमेंट relies on the quantitative measures of the risk. The risk measures seek to be captures variation in earnings, market values, loss due to default etc. ठीक है, arising out of the uncertainty associated with the various risk elements. Quantitative measures of the risk can be classified into 3 categories. अब क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है अब रिस्क
इसको 3 रिस्क में है, बेस्ड ऑन दी सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, बेस्ड ऑन दी डाउनसाइड पोटेंशियल। अब सेंसिटिविटी वाली जो रिस्क है उसमें क्या है, सेंसिटिविटी कैप्चर डेविएशन ऑफ ए टारगेट वेरिएबल्स ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर। सेंसिटिविटी कहाँ से आती है, captures deviation of a target variable due to unit movement of single market parameter. Only those market parameters which drive the value of target variables are relevant for the purpose. कहता है the interest rate gap is the sensitivity of interest rate margin of the banking book. Duration is the sensitivity of the investment portfolio or trading book. Usually market risk models use sensitivity widely. तो कहता है सेंसिटिविटी एनालिसिस सफर फ्रॉम द कपल ऑफ ड्रॉबैक्स। सेंसिटिविटी एनालिसिस तो कर रहे थे बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट इट इज ओनली द रेफरेंस टू द वन मार्केट पैरामीटर, किसी एक वन मार्केट पैरामीटर पे का रेफरेंस लेता है एंड डज नॉट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ अदर पैरामीटर्स। ठीक है, अदर पैरामीटर्स का इम्पैक्ट कंसीडर नहीं करता, विच मे ऑल्सो चेंज साइमल्टेनियसली। सेकेंडली दीज एनालिसिस डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड इट चेंजेज एज द मार्केट एनवायरनमेंट चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ मीन एंड वोलेटिलिटी स्टॉक, यहाँ दिया हुआ एक टेबल है जिसमें देखिए ये वीक है, क्लोजिंग प्राइसेस है, डेविएशन फ्रॉम मेनू है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इसका एक अलग से मैं आपको मैथ बताऊंगा दोस्त। द मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू वेरिएशन 26, द वेरिएंस इज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर। इसका अलग से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वोलेटिलिटी कैसे बोलते हैं, इट इज अ पॉसिबल टू कंबाइन सेंसिटिविटी ऑफ target variables with the insensitivity of the underlying parameters. The volatility characterize the stability or instability of random variables. It is a common statistical measure of the dispersions around the average of any random variables. Volatility is a standard deviation of value of these variables. Volatility क्या है, वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इट इज फिजिबल, अब यहाँ पर देखिए फिर कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बेस्ड ऑन द डिफाइंड टाइम सीरीज। यहाँ पर देखिए वोलेटिलिटी ओवर टाइम पीरियड होरिजन के लिए टी के लिए जो है टी के लिए जो है डेली वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, डाउनसाइड पोटेंशियल क्या है, ये सब सेपरेट इसका न्यूमेरिकल्स फ्रेंड्स मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, रिस्क materialize only when the earning deviate adversely. Volatility captures both downside and downside deviation. Volatility किस दोनों को कैप्चर करता है, अपसाइड एंड डाउनसाइड डेविएशंस। Downside potential only capture possible losses, ignoring the profit potential. It is the adverse deviation of a target variables. अब ये देखिए जब सब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर गया, रिस्क को मेजर कर लिया, तो रिस्क की प्राइसिंग करिए। ठीक है, रिस्क इन अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट बैंक इन टू वेज। पहला क्या है, दो तरीके से बैंक को इफेक्ट करता है। पहला, बैंक हैव मेंटेन नेसेसरी कैपिटल at least as per the regulatory requirement. The capital required is not without cost. The cost of the capital rises from the need to pay investors in the bank equity in the form of dividends and for internal generation of capital necessary for the business. Each banking transaction should be able to generate necessary surplus and meet the cost. The pricing of transaction must taken into account for factors discussed in the para. Secondly, there is a probability of loss associated. Secondly क्या होता है, probability loss associated, साथ जितने भी लॉस जो है ना उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होती है। दिस ऑल्सो नीड्स टू बी फैक्टर्स प्राइसिंग, इसको भी हमें क्या है फैक्टर आउट करना होगा प्राइसिंग में। अब यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, लेट अस टेक ए केस ऑफ बैंक दैट हैज 100 क्रेडिट अकाउंट विथ से लेवल 2 रिस्क अकॉर्डिंग टू सम मेजर। से हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट देयर इज एवरेज लॉस ऑफ 2%। जो पुरानी देख के लग रहा है कि उसके एवरेज 2% का लॉस होता है ऑन लेवल 2 अकाउंट।
This loss is cost associated with the such risk. दिस इज टू बी फैक्टर्ड इनटू द प्राइसिंग. इसको क्या प्राइसिंग के रूप में हमें तो वहां से जो रिस्क है, जो रिस्क हमें लॉस हो सकती है, पॉसिबल लॉस, उसको हम प्राइसिंग से जो है कंपनसेट करेंगे ना. तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, प्राइसिंग में इसको रिस्क को एडजस्ट करना होगा. द इंटेंशन टू डिफरे द पॉसिबल लॉस अक्रॉस सिमिलर ट्रांजेक्शन इन द केस रिस्क प्रीमियम 2% में एडेड इन प्राइसिंग. अब देखिए प्राइसिंग को कैसे बनाते हैं. प्राइसिंग देयरफॉर शुड टेक इनटू फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग. पहला, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज, प्रॉफिट मार्जिन. ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हैं. उसके बाद क्या होता है, हम अपने इसकी प्राइसिंग करते हैं. ठीक है ना. रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए आपको क्या है, तो यहाँ पर देखिए, द की ड्राइवर ऑफ मैनेजिंग बिजनेस इज सीकिंग एनहांसमेंट इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. ठीक है. Therefore, the approach to risk management cannot be isolation or to standalone mode. The approach to risk management center on facilitating implementation of risk business. चलिए हटाइए. ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है रिस्क मॉनिटरिंग कैसे. इन ऑर्डर टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स, बैंक पुट द प्लेस द फॉलोइंग. पहला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है. कंप्रेहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच होती है. मेजरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट policy adopted at corporate level which are consistent with the broader business strategy. Capital strength, management expertise, and risk appetite. Guidelines and other parameters used to govern risk taking include detailed structure of prudential limits, discretionary limits, and risk taking function. अब कहता है it is not enough to put in place of a structure for the purpose. It is equally important to ensure that the organization function in a manner it has been planned. चलिए, यहाँ पे कहता है the feedback of the actual functioning is therefore necessary for the purpose of control. In addition to that, the feedback received on the actual performance requires monitoring also to ensure that the divergence between the planned performance and the actual performance is kept at the level that is acceptable. ठीक है. This requires following. पहला, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए. वेल लेड आउट प्रोसीजर होना चाहिए. इफेक्टिव कंट्रोल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क फ्रेमवर्क. ठीक है. सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए. इंडिपेंडेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स के साथ विथ क्लियर डिलाइनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए एंड इवैल्यूएशन. The bank senior management or board of directors should be a regular basis receive report on the bank risk profile and capital needs. अब इसमें जो रिस्क प्रोफाइल में कौन कौन सी रिपोर्ट आएगी, evaluate the level and trend of the material risk and their effect of the capital levels, evaluate the sensitivity and reasonableness of a key assumption, assess bank risk profile on a continuous basis and make necessary adjustment of the bank strategic plan. उसके बाद क्या है, रिस्क का मिटिगेशन है. रिस्क का मिटिगेशन कैसे करेंगे. सिंस रिस्क अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी, रिस्क कहाँ से आती है, अनसर्टेनिटी. इसके साथ एसोसिएटेड विद रिस्क एलिमेंट. रिस्क रिडक्शन इज अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी that eliminate or reduce the uncertainty associated with the risk element. This is called risk mitigation. इसको क्या बोलते हैं, रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं. In case of example of a trading example दिया है cited under section 8.1 ऊपर में दिया हुआ. ठीक है. रिस्क मिटिगेशन मेजर्स एम टू रिड्यूस डाउनसाइड वेरिएबिलिटी. डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए मेन एम होता है रिस्क मिटिगेशन का इन नेट कैश फ्लो. बट दिस मेजर आल्सो रिड्यूस द अपसाइड पोटेंशियल साइमल्टेनियसली. ठीक है, उसको भी दोनों को बराबर अपने उसी हिसाब से एडजस्ट करना. इनफैक्ट रिस्क मिटिगेशन मेजर्स रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो. In addition, risk mitigation would involve counterparty and
it will always be associated with the counterparty risk. In OTC deals, however, counterparty risk depend upon the risk levels associated with the party of contract. ठीक है, ये देखिए रिस्क मिटिगेशन करने के लिए क्या है, आपको पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए रिस्क कैन बी मिटिगेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास जितनी भी पोर्टफोलियो है ना उसका डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए। रिटेल कितनी है, एमएसएमई कितना है, एग्री कितनी है, कॉर्पोरेट कितना है, ठीक है ना। इन सब में रिस्क कितनी आती है, रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3, रिस्क 4, इसमें कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इस टाइप से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा पोर्टफोलियो रिस्क। जैसे यहाँ दिया कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। जैसे फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, या रिस्क में इसके ऊपर मैं सेपरेट न्यूमेरिकल्स आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। सेपरेट न्यूमेरिकल्स अलग से प्रोवाइड कराऊंगा आपको। आइए लेटेस्ट सम अप देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड द facilitating implementation of risk and business policies simultaneously in a consistent manner so that a balance view on risk and returning within the constraint of available capital can be taken, ठीक है। It should include क्या होता है इसमें, identification, quantification as well pricing of risk appropriately. Risk management framework may have well articulated process covering the following areas. इसमें क्या होता है, organization of risk management, identification, measurement, risk pricing, risk monitoring and risk mitigation. रिस्क के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और इसकी देखभाल कौन करता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करता है, ठीक है ना। ये सब कमेटी होती है बोर्ड लेवल की, ठीक है। कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी। Risk identification consists of the identifying various risks associated with the risk taking at the transaction level. देखिए यहाँ रिस्क को कैसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी एंड बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल। डाउनसाइड पोटेंशियल क्या है, डाउनसाइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट integrates sensitivity and volatility with the adverse effect of the uncertainty. Risk pricing implies factoring risk into pricing through the capital charge and loss probability. Risk reduction is achieved by adopting a strategy that eliminates to reduce the uncertainty associated with the risk element. This is called risk mitigation. Risk mitigation measures aim to reduce downside variability in the net cash flow, but this measure also reduce the upside potential simultaneously. Risk can be mitigated through the diversification. Keywords है यहाँ पे देख लीजिए, कुछ है टर्मिनल क्वेश्चंस आप लोग फ्रेंड्स देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा यूनिट जो है यूनिट 8 ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन होती है इसे थोड़ा आप पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशन जो होता है आपको ऑन टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमारा भी थोड़ा सा ये होगा, एक हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि ठीक है ये थोड़ा सा मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।